हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। आज की वीडियो में हम जो बायोलॉजी की बुक देख रहे थे क्लास 9th की, वो देखेंगे। उसका चैप्टर 1 हम अभी कर रहे हैं, सेल, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्रोमोप्लास्ट ये सब पढ़ा हुआ था, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये चीज़ें पढ़ी थी। आज हम देखने वाले हैं वैक्यूल के बारे में। तो चलिए देखते हैं। वैक्यूल, हिंदी में इसको हम रसधानी बोलते हैं। तो कोशिका की जो रसधानी होती है, चारों ओर से एक झिल्ली से घिरी रहती है। आप देखे होंगे जो सेल का स्ट्रक्चर इस तरह से रहता है, उसमें एक बड़ी सी संरचना होती है, खाली जगह रहता है, उसको हम उसी खाली स्थान को बोलते हैं वैक्यूल। ठीक है, प्लांट में ये थोड़ा बड़ा होता है और एनिमल सेल में छोटा होता है साइज में। इस झिल्ली को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। जो वैक्यूल होता है एक पतली सी मेम्ब्रेन से घेरा रहता है, उसी घेरे को हम बोलते हैं झिल्ली बोलते हैं। उसी झिल्ली को हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि टोनोप्लास्ट क्या है, तो एक महीन झिल्ली जिससे राजधानी क्या होती है, घिरी होती है। राजधानियाँ छोटी या बड़ी हो सकती हैं। इनके भीतर कभी कभी सॉलिड या लिक्विड पदार्थ जो है भरे रहते हैं। और जंतु कोशिका में जो वैक्यूल्स होती हैं छोटी होती है, जबकि प्लांट सेल में ये क्या होती हैं, बड़ी होती हैं। कुछ जो है मैच्योर प्लांट सेल में ये एक बहुत बड़ी राजधानी के रूप में हो सकती हैं, और जिसका जो माप है कोशिका के आयतन का 90%, मतलब 90% यही राजधानी ही रहेगी प्लांट सेल में। ये कभी कभी किसी किसी मैच्योर प्लांट में हो सकता है। ठीक है, पादप कोशिकाओं की राजधानियों में सेल सैप होता है, मतलब कोशिका रस होता है, जो कि एक क्या है, निर्जीव पदार्थ है, जिसमें क्या होता है, सॉल्ट यानी कि लवण होता है, स्वीट, ग्लूकोज, शर्करा, ये सब होता है। फिर अमीनो एसिड यानी प्रोटीन होता है, कुछ प्रोटीन होते हैं। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, जो हमारा वैक्यूल होता है उसमें नॉन लिविंग थिंग के रूप में होती हैं। और भी विभिन्न कार्बनिक पदार्थ भी हो सकते हैं, कार्बनिक अम्ल जो है मौजूद होते हैं। इस तरह की कोशिका रस युक्त राजधानियाँ केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। मतलब जिसमें ये सेल सैप पाया जाता है, ऐसी राजधानी हमको जंतु कोशिका में नहीं देखने मिलेगी, हमको प्लांट सेल में मिलेगी। ये जितने भी अभी मैंने पदार्थ के नाम लिए, जैसे शर्करा हो गया, अमीनो एसिड हो गया, प्रोटीन हो गया, फिर ऑर्गेनिक एसिड हो गए, ये सारी जो सेल सैप जिनसे मिलकर बन रहा है, ये जिस वैक्यूल में पाया जाता है वो वैक्यूल आपको प्लांट सेल में देखने को मिलेगी। प्लांट सेल में इस प्रकार की राजधानियों का क्या यूज है, ऐसा क्यों है? प्लांट सेल में इस तरह की राजधानियाँ और जंतु सेल में क्यों नहीं होता है ऐसा? तो बात यह है कि पादप कोशिकाएं तो तीव्र गति से वृद्धि करती हैं, पर उस गति से उसमें मौजूद जीवद्रव्य की मात्रा नहीं बढ़ पाती है, अर्थात नया जीवद्रव्य उस अनुपात में नहीं बन पाता है। इसलिए जीवद्रव्य में राजधानियों का निर्माण होता है। कहने का क्या मतलब है कि जिस स्पीड से आप देखते हैं कि एक साल में एक पौधा कितना लंबा हो जाता है, 3-4 फीट का हो जाता है, जबकि उतने ज़्यादा स्पीड से, उस रेशियो से जो है उसका जो प्रोटोप्लाज्म है, जीवद्रव्य है एक सेल का, प्लांट सेल का, वो नहीं बढ़ पाता है। तो उस चीज़ को जो है बैलेंस करने के लिए हमारे प्लांट सेल की जो वैक्यूल होती है उसमें ये एक्स्ट्रा एक तरह से मटेरियल होता है, जो प्लांट को ग्रो करने में क्या करता है, हेल्प करता है। इसलिए राजधानियों का निर्माण होता है। ठीक है, जो सिंगल सेलुलर जीव होते हैं जैसे अमीबा है, इसकी राजधानी में ही खाद्य पदार्थ पाए जाते हैं, जिससे वो अपना खाने पीने, अपने बॉडी को ग्रोथ करने, प्रजनन करने, इस सब चीज़ों में यूज करते हैं। इनका काम क्या है, तो जंतु कोशिका में यह वाटर को बैलेंस करती है। कोशिका रस में मौजूद विभिन्न पदार्थों को कोशिका द्रव्य से अलग रखती है। ठीक है, कुछ एक कोशिकीय जीवों में विशिष्ट राजधानी जो है अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में भी क्या करती है, हेल्प करती है, जैसा हमें अमीबा में देखने को मिलता है। पादप कोशिकाओं में ये टर्गिडिटी तथा कठोरता, मतलब उसको हार्ड बनाती है, एक प्लांट को, उसमें भी वैक्यूल क्या है, हेल्प करती है। अब हम अगला सेल ऑर्गेनल पढ़ेंगे, जो कि है हमारा तारक काय या फिर सेंट्रोसोम। तो व्हाट इज़ द सेंट्रोसोम? तो सेंट्रोसोम एक बेलन जैसी रचना होती है। एक बार हम इसको सेल के अंदर देखते हैं सेंट्रोसोम को। वेट, ये देखिए, ये हमारा सेंट्रोसोम है, इस तरह से मुहर जैसा दिख रहा है ये हमारा सेंट्रोसोम है। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो तारक क्या काय या फिर सेंट्रोसोम जो होता है, ये एक बेलन जैसी रचना होती है। जैसे अभी हमने देखा, इस तरह से था, फिर इस तरह से ऐसे 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 कुछ था।
ठीक है। तो बेलन जैसी रचना होती है। जंतु कोशिका के केंद्रक के पास एक छोटा सा चमकदार एरिया होता है, उसमें एक या दो संरचनाएं होती हैं जिसको हम सेंट्रियोल कहते हैं, और प्रत्येक सेंट्रियोल के चारों ओर धागे नुमा एक तारक रश्मिका यानी एस्ट्रल रे चमकती हुई दिखाई देती है। और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में ये बेलन जैसा होता है, ये कुछ और नहीं जबकि तारककाय ही होता है, सेंट्रोसोम होता है। इसके चारों ओर 9 धागे जैसी संरचनाएं बनी होती हैं जो कि वृत्तीय क्रम में क्या होती हैं, अरेंज होती हैं। अब तारककाय का हम काम देख लेते हैं। तो तारककाय जो होता है ये जंतु कोशिका में विभाजन की तरफ, विभाजन का समय जैसे कि माइटोसिस मियोसिस जब सेल डिवीजन होता है उस समय ये काम करता है, और कोशिका में फ्लैजला और सीलिया के बनने में भी भाग लेता है। ये क्या होता है, आप कई एक कोशिकीय जीव देखेंगे, जैसे मान लीजिए आप पैरामीशियम जो कि चप्पल के आकार का होता है, इस तरह से इसके किनारे 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 पतले पतले रोए जैसे जो है स्ट्रक्चर होते हैं जो कि इसके लोकोमेट्री आर्गन है, एक तरह से चलने फिरने में मदद करते हैं। ये इसको हम फ्लैजला या फिर सीलिया बोलते हैं। किसी किसी माइक्रोस्कोपिक जीव में ये एक ऐसे स्ट्रक्चर की तरह भी होते हैं, इसको भी हम फ्लैजला बोलते हैं। अमीबा में सीडोपोडिया के रूप में भी ये होता है, यानी ये लोकोमेट्री आर्गन होता है। और इसको बनाने में कौन हेल्प करता है, तो तारककाय जो है यानी कि सेंट्रोसोम हेल्प करता है। अब हम बात करेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स छोटी छोटी नलिकाएं रचना होती हैं, नलिकाकार रचनाएं होती हैं, मतलब इस तरह से पाइप नुमा स्ट्रक्चर होती है जो कि कोशिका द्रव्य में क्या होती है, पाई जाती है। ये कोशिका विभाजन के समय, तो देखिए आपने सेंट्रोसोम को भी देखा था, वो सेल डिवीजन के समय काम आता है, और माइक्रोट्यूब्यूल्स भी सेल डिवीजन के समय काम आता है। जब स्पिंडल बनती है सेल डिवीजन के समय, ये आप माइटोसिस मियोसिस में आगे की क्लास में देखेंगे, जब होता है तो उस समय ये हेल्प करता है। सेंट्रियोल सीलिया फ्लैजिला में भी काम करता है। अब आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि माइक्रोट्यूब्यूल और सेंट्रोसोम दोनों ही के जो काम है वो काफ़ी जो है क्या है, सेम है। तो इसको इस तरह से आप याद रखेंगे। केंद्रक या न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल होता है एक सेल का, क्या, केंद्रक या फिर जिसको हम इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं। कोशिका द्रव्य के बीच एक बड़ी गोल गाढ़ी जो डेंस स्ट्रक्चर होती है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है। जब हम एक कोशिकीय जीव यानी जो हम प्रोकैरियोटिक सेल्स देखते हैं उसमें जो है न्यूक्लियस अच्छे से नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते हैं उसमें, न्यूक्लियस का अच्छे से जो है ग्रोथ नहीं होता है। ठीक है। बल्कि जबकि जो हमारा मल्टी सेलुलर जीव होता है, मल्टी सेलुलर जो सेल होते हैं जैसे कि हमारी बॉडी है, प्लांट में जो सेल पाए जाते हैं, एनिमल में जो सेल पाए जाते हैं, उसमें जो केंद्रक होता है वो बहुत अच्छे से विकसित रहते हैं। पर जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें ये विकसित अच्छे से नहीं रहते हैं। सभी जीवित कोशिकाओं में केंद्रक मौजूद होता है। इसके चारों ओर दोहरे परत की एक झिल्ली होती है जिसको हम जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये देखिए ये रहा हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस तरह से केंद्रक के चारों ओर की जो झिल्ली होती है, इसमें अनेक केंद्रक छिद्र भी होते हैं। ये देखिए ये यहाँ पे बीच में जो छिद्र दिख रहा है ना, ये सभी क्या है, केंद्रक छिद्र हैं। ठीक है। इसके माध्यम से इसके और बाहर सेल में जो जीवद्रव्य है इसके बीच में आवागमन होता रहता है मटेरियल्स का। ठीक है। इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य के बीच में पदार्थ का आदान प्रदान होता है। प्रायः एक केंद्रक हर जीवित कोशिका में पाया जाता है, लेकिन कुछ कोशिकाओं में, कुछ सेल्स में एक से अधिक केंद्रक भी पाए जा सकते हैं। इट्स बी नॉर्मल। जैसे ये हमारा केंद्रक झिल्ली है, ये हमारा केंद्रक छिद्र है, ये हमारे केंद्रक का जो है क्या है, द्रव्य है। जैसे हमारा सेल का द्रव्य होता है कोशिका द्रव्य, उसी तरह से केंद्रक द्रव्य है। फिर ये हमारा केंद्रिका है। ये जो पतले पतले धागे नुमा स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ये सब क्रोमेटिन जालिका है, और ये जो है ईपीआर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हमारा केंद्रक की संरचना है। आगे हम देखें, यहाँ पे ये जो क्रियाकलाप है इसमें एक्चुअली ये प्रैक्टिकल की बात है। जब आप साइंस लैब में किसी भी केंद्रक को जो है माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखेंगे, मतलब मान लीजिए आप प्लांट के किसी तने का डिसेक्शन किए और उसके बाद से उसको स्लाइड पर रख के अच्छे से देखेंगे, तो उस पर आप जो है कुछ केमिकल जैसे मेथिलीन ब्लू वगैरह डाल के बहुत अच्छे से करके उस पर स्लाइड को चिपका करके फिर हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, एक बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर दिखती है, मतलब हम इसको जीते जागते देख सकते हैं। वही यहाँ पर बताया है। तो देखिए जब हम इस तरह से देखते हैं स्लाइड के नीचे
माइक्रोस्कोप के नीचे तो हमको इस तरह की संरचना दिखती है। तो केंद्रक जो है गाढ़े रंग से दिखाई दिया है यहाँ पे, और ये केंद्रक की झिल्ली है, और ये केंद्रक का क्या है, द्रव्य है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमको ये माइक्रोस्कोप के नीचे की स्ट्रक्चर है। तो ये प्रैक्टिकल की काम है। प्रैक्टिकल जब आप करेंगे तो इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। देखिए, केंद्रक के अंदर जो है गाढ़ा अर्ध तरल मतलब सेमी सॉलिड, ठीक है, पनीर के ग्रेवी की तरह जो है आपको द्रव्य भरा मिलता है, और जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। जैसे हम सेल के अंदर जो होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, इसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। केंद्रक में महीन धागों की जाल जैसी संरचना होती है जिसको हम क्रोमेटिन जालिका बोलते हैं, और ये जो डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। जो अभी आपने सेल केंद्रक के अंदर जो धागे जैसी संरचना देखी वो किसके बने हैं, तो डीएनए और प्रोटीन के बने हैं। अब आप ये भी बात जान लीजिए कि डीएनए क्या होती है। डीएनए अनुवांशिक लक्षणों को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ले जाती है। जैसे आपको बोलता होगा कोई कि आप बिल्कुल अपने पिता की भांति लगते हैं, या फिर आप अपनी मम्मी की तरह लगती हैं, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे अंदर उनके डीएनए द्वारा जो है हम उनसे पैदा हुए हैं, हमारे अंदर उनके डीएनए में जो गुण हैं वो गुण हमारे अंदर भी ट्रांसफ़र हुए हैं। यानी मम्मी पापा के कैरेक्टर को हमारे अंदर जो कैरेक्टर, उनके कैरेक्टर को हमारे अंदर जो ले आता है, वो कौन ये काम करता है, तो डीएनए वो काम करता है। ये मान लीजिए ये हम हैं और ये हमारे मम्मी पापा हैं, तो हमसे जो है हमें जो है ये कुछ कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि इनके भूरे बाल हैं, हमारे भी भूरे बाल हैं। ये कैरेक्टर जो है ऐसा क्यों है, क्योंकि डीएनए ने ये कैरेक्टर को हमारे अंदर क्या किया है, ट्रांसफ़र किया है। फिर हमसे अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र होगा ये चीज़, या कोई और चीज़ भी ट्रांसफ़र हो सकता है, ऐसा नहीं है। और हाँ, ऐसा भी नहीं होता कि भूरे बाल हैं माँ बाप में से किसी के तो बच्चे के बिल्कुल ही भूरे बाल होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये संयोग की भी बात होती है, बट सम ऑफ द कैरेक्टर आर श्योरली ट्रांसफर्ड, कि कुछ कैरेक्टर जो होते हैं माँ बाप से बच्चों तक जरूर ही जाते हैं, और वो ले जाने का काम कौन करता है, डीएनए करते हैं। ठीक है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन जालिका के धागे अलग अलग होकर कई छोटी और मोटी छड़ जैसी संरचना। देखिए, जब कोशिका का डिवीजन होता है जो, तो क्या होता है, ये जो हमारा क्रोमेटिन का ये जो जाल दिख रहा है ना, ये धागा जो दिख रहा है ना, ये छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे और मोटे टुकड़ों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। ऐसा कब होता है, जब कोशिका का विभाजन होता है, और यही टूट करके क्या बनाता है, गुणसूत्र बनाता है। तो आप समझ गए गुणसूत्र कहाँ से बनता है भाई, तो केंद्रक के अंदर जो धागे नुमा संरचना होती है क्रोमेटिन, वही जब सेल डिवीजन के समय टूट टूट के छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाती है छड़ जैसी संरचना में, उसी को हम गुणसूत्र यानी क्रोमोजोम बोलते हैं। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण एवं संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं। ठीक है। और डीएनए का जो, अच्छा, डीएनए का कौन सा ऐसा कण है जो फंक्शनल यूनिट होता है, वो होता है जीन। यानी कि हमारे माँ बाप के कैरेक्टर को हमारे अंदर कौन लेके आता है, तो वो जीन लेके आता है। तो यही पैतृक गुणों के वाहक होते हैं। अतः डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ तथा जीन को हम हेरिडेटरी यूनिट, आनुवांशिक इकाई कह सकते हैं। अब हम जरा केंद्रक का कार्य देखते हैं। तो केंद्रक कोशिका की क्या करता है, रक्षा करता है, कोशिका के विभाजन में भी काम लेता है। केंद्रक यानी अनुपस्थित है तो कोशिका विभाजन हो ही नहीं सकता है, यानी कि सेल से दूसरा सेल नहीं बन सकता है, मतलब प्रजनन की क्रिया ही नहीं पॉसिबल हो पाएगी। केंद्रक कोशिका के भीतर संपन्न होने वाली सभी मेटाबॉलिक क्रियाओं को क्या करता है, कंट्रोल करता है, और उनके जैविक तथा रासायनिक क्रियाओं को भी। कुछ जीवों में कोशिकी जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और यह कोशिका के विकास और परिपक्वन को निर्धारित करता है, मतलब कोशिका के मेच्योर होने को ये डिसाइड करता है। केंद्रक जो है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आवश्यक कोशिकी आरएनए भी उत्पन्न करता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। यानी आरएनए कहाँ से उत्पन्न होता है, तो कोशिका से, कोशिका में केंद्रक से उत्पन्न होता है। अब हम बात करें न्यूक्लियोलस, तो वो केंद्रक था, ये है केंद्रिका। तो केंद्रक के अंदर, केंद्रक द्रव्य में छोटी छोटी गोलाकार अंडाकार रचना होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, केंद्रिका बोलते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ है केंद्रिका। ये देखिए, ये जो छोटी छोटी संरचना बनी हुई है, इसी को हम बोलते हैं केंद्रिका। ठीक है। तो केंद्रिका या न्यूक्लियोलस इसको बोलते हैं, और कम क्रिया करने वाली कोशिकाओं में यह छोटी होती है या पाई ही नहीं जाती हैं, जबकि जो एक्टिव जो कोशिकाएं होती हैं उसमें ये ज़्यादा पाई जाती है, कई हज़ार के नंबर में पाई जाती है। केंद्रिका में होता क्या है, तो आरएनए का सिंथेसिस होता है। जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा कि केंद्रक से क्या होता है, आरएनए उत्पन्न होता है। तो अब केंद्रक में कहाँ आरएनए बनेगा, तो केंद्रिका के अंदर बनेगा। ओके।
और कोशिका विभाजन में भी इसका विशेष महत्व है। तो यहाँ हमने लगभग केंद्रक को कंप्लीट किया है। अब हमारा कुछ ही बचा हुआ है इसमें, कुछ ही नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही बचा हुआ है। इसको भी हम जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे, मतलब 3 पेज बचा हुआ है। अगले वीडियो में मैं इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। समय का ज़रा अभाव रहता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। पढ़ाई अच्छे से करिए, बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है और इसको अच्छे से आप पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें। पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।